सिंह साहब, आप अज़रबैजान आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट पर मजहबी पहलू के बारे में कुछ बता रहे थे। नहीं, मैंने तो आपको ये कहा कि मज़हब एक फैक्टर है, लेकिन इस अज़रबैजान या आर्मीनिया वाले उसमें जो अभी युद्ध चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें मज़हब एक सब फैक्टर है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आप देखें तो मेन जो इसका फैक्टर है या पहलू है वो है एनर्जी, और वो भी एनर्जी सप्लाई टू यूरोप। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको मालूम है 39% गैस और 30% ऑयल जो रशिया का है वो रशियन पाइपलाइन से डिलीवर होता है, ठीक है ना। लेकिन आर्मीनिया के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया कि 3rd-4th सेंचुरी में ये पहला देश था जिसने ऑफिशियली अडॉप्ट किया क्रिश्चियनिटी को एज आपको 301 कुछ डेट, कुछ लोग कहते हैं ये 301 में हुआ था, 301 AD में। लेकिन एक इसमें आपको जो मैंने कहा कि कितना क्रिटिकल था वर्ल्ड वॉर 2 में ये बाकू का जो ऑयल ईस्टर्न फ्रंट में, मैंने बताया कि 80% वो सप्लाई वो हो रहा था। और मैं ये भी बताया आपको कि रशिया में खुद उसके बाद 50s और 60s के बीच में, मिड 50s में वोल्गा और यूराल ये इस रीजन में काफ़ी इनको ऑयल मिला, और वो धीरे धीरे आके वो यूराल और वोल्गा वाली जो ऑयल रिसोर्सेज थी वो डिप्लीट होती गई, और मेरे ख्याल से 75 तक वो 1975 तक वो पीक पे पहुंच गया था। लेकिन उसी समय वो 60 to 68 के बीच में ये जो साइबेरियन रीजन जो है, ये साइबेरिया में बहुत सारा ऑयल इनको मिल गया रशिया को। तो अब देखिए क्या मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बाकू के ऑयल का क्या रोल था। आपको मैंने पहले ये भी बताया कि लेनिन ने क्यों हमला करवाया था, इन्वेड करवाया था अज़रबैजान को। उन्होंने कहा था कि ये क्रिटिकल है हमारे लिए। लेकिन जब ये सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो अज़रबैजान जो कि किसी ज़माने में एनर्जी सप्लाई का एसेट होता था वो कॉम्पिटिटर बन गया, क्योंकि उनके खुद के पास वो गैस और अब ऑयल निकल आया। तो वही एक एसेट से वो एक कॉम्पिटिटर बन जाना, या उसका मतलब एक तरह से इनिमिकल प्रपोर्शन भी हो गया, उसमें दुश्मनी भी एक तरह से हुई। जहाँ तक मजहबी का सवाल है तो आर्मीनिया के बारे में मैंने आपको कहा कि देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसमें एक दर्दनाक ऐतिहासिक पहलू भी है। आर्मीनिया क्रिश्चियन कंट्री था, उस पर सेल्जुक टर्क्स का भी, ऑटोमन्स का भी, पर्शियंस का भी उसका ये हुआ, और फिर बाद में ऐसा हुआ कि जो ईस्टर्न पोर्शन था वो रशिया के अधीन हो गया, और जो वेस्टर्न पोर्शन था वो टर्की के अगेंस्ट हो गया। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो उसमें कोई 1.5 लाख आर्मीनियंस जो थे वो इनके अधीन थे, ये ऑटोमन एम्पायर के, तुर्की के अधीन थे। और काफ़ी मात्रा में कोई 40,000 लोग वर्ल्ड वॉर के समय उनकी सेना में थे। लेकिन फिर किसी ने ऐसी अफवाहें उड़ाई, कुछ ऐसा नैरेटिव चला कि ये लोग क्योंकि क्रिश्चियन हैं इसलिए रशिया के साथ हैं ये लोग इस वॉर में, क्योंकि तुर्की और जर्मनी एक साथ थे उस समय और रशिया दूसरे खेमे में था। तो इनको ये शक हुआ कि, और अफवाहें चलाई गई, नैरेटिव ऐसा बनाया गया। और उसके बाद साहब इन्होंने ये जो ये तुर्की जो था आर्मीनियंस के खिलाफ इन्होंने नरसंहार ये किया, और उस नरसंहार में कई नहीं, वो फिगर्स जो मैं आपको बताया था वो सॉरी वो थोड़ा कन्फ्यूजन था, वो 1.5 उसका नहीं 1.5 मिलियन
थे उसमें, और ज़्यादातर आर्मीनियंस को उन्होंने मतलब एक्सटर्मिनेट कर दिया था उसमें। कोई फिगर कहते हैं कि 10 से 15 लाख, ठीक है ना, 1 to 1.5 मिलियन लोगों को इन्होंने एक्सटर्मिनेट किया था उस समय टर्की ने। जी जी। और उसको वो एक होलोकास्ट था, वो नरसंहार था। मानते नहीं है, लेकिन सभी लोग तो ये जूस की होलोकास्ट की बात करते हैं, नरसंहार की। हाँ, हिटलर के द्वारा। हिटलर के द्वारा, इसके बारे में कोई नहीं बात करता है। और यही नहीं, ये नरसंहार वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के उनके बाद भी 1922 तक चली है। ये हिटलर को तो गालियां देते हैं, और टर्की वही मैं कह रहा हूं। तो ये एक ऐतिहासिक पहलू जरूर है, ये एक ऐतिहासिक पहलू जरूर है। और अगर आप मजहबी उससे देखेंगे तो आर्मीनिया से हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। शायद आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर्मीनिया में जब भी ये रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ तो लोग यहाँ पर भाग के आए। तो उसके पहले का छोड़ दीजिए, बहुत स्किल्ड लोग थे, बंदूकें अच्छी बनाते थे, सिल्क ट्रेड में भी थे। जो अकबर की जो पत्नी थी मरियम, वो आर्मीनिया से थी, ठीक है। वो आर्मीनिया से थी, और कलकत्ता में और कई जगहों पे इनका बहुत मतलब सभी शासकों ने काफ़ी एनकरेज किया। तो जब यहाँ ब्रिटिश आए थे तो आर्मेनियंस एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी सभी मेजर जगहों पे, और इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इनको काफ़ी कंसेशंस दे रखा था आर्मेनियंस को, क्योंकि एसेट होंगे वो उस मामले में। और कोई 17वीं शताब्दी में ही यहाँ पे कलकत्ता में पहली वो नाजरत की चर्च बन गई थी, और एक चर्च आगरा में बना था उसी 18वीं शताब्दी में। आपने वो सुना होगा, वो जो पहला एक जो रिकॉर्ड इंडिया में जो रिकॉर्डिंग हुई थी, ठीक है ना, एक गौहर जान कोई सिंगर थी, उसका सबसे पहले रिकॉर्ड वो आर्मीनियन थी। तो हमारा आर्मीनिया से बहुत पुराना रिश्ता है। अकबर का जो चीफ जस्टिस था, नाम मैं भूल रहा हूँ, अकबर का चीफ जस्टिस याद आएगा तो बताऊंगा आपको, वो भी आर्मीनिया का था, वो अकबरनामा में ये लिखा हुआ है। तो आर्मीनियन कम्युनिटी यहाँ से हमेशा, और वो सब वही कह रहे हैं कि यहाँ से जो भी दुनिया में जो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ थे सबको हमने शरण दिया। तो इसलिए शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि आर्मीनिया से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। तो आपने वो मजहबी जो पहलू या तो ये बताना ज़रूरी था कि हाँ, सब टेरेनियन लेवल्स पे ज़रूर मजहब है, वो हमेशा से रहता है। भाई ये तो कोई कह के नहीं लड़ाई करता ना कि मैं तेल के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, वो तो कुछ और कारण देगा ना कि इसने हमारा इलाका ले लिया, इसका जो रूल है ये बहुत डेस्पोटिक रूल है, इसने हमारे साथ इसमें धोखा दिया है कोई, और हमारा समझौते में ये ऊपर के कारण हो सकते हैं या सब फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन जो मुख्य जो प्रिंसिपल फैक्टर जो है, एनर्जी, मुख्य पहलू जो है वो है एनर्जी का। और मैं आपको फिर मैं समझाऊंगा कि ये अज़रबैजान से जो गैस निकल रही है, अब यही कोशिश है कि इसको किसी तरीके से बाईपास करें रशिया को, क्योंकि किसी भी एक कंट्री पर का इतना बड़ा स्ट्रैंगल होल्ड होना पूरे यूरोप पे, तो फिर नाटो का क्या फ़ायदा? वो तो सही बात है। फिर नाटो का क्या फ़ायदा जब आप जब एनर्जी के लिए ही आप अपने ओवर डिपेंडेंस, और ये ओवर डिपेंडेंस से सब दुखी हैं यूरोप में दुखी हैं, लेकिन दे कैन नॉट गेट देयर एक्ट टुगेदर। एक साथ वो कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं वो कर पा रहे हैं, यही दुख की बात है। तो आगे इस पर चर्चा होगी, इस पर आगे चर्चा होगी।
वो निर्भर करता है कि आप मुझसे नहीं, अभी मैं next कैसे question ही कैसे पूछता हूँ सवाल मुझे। आप पूछते हैं मुझसे।